हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज की क्लास में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक्स डिस्कस करे थे। मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें ये प्रूव करना होता है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा ट्रू रहेगी। असेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट डालने वाले हो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर आपने 50,000 रुपये असेट साइड पे ऐड करे तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में भी आपको 50,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, तभी मैच करेगा। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर कर देखते हैं टीएस ग्रेवाल में से। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक में से क्वेश्चंस कर कर देखते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पर इसके इनर कॉलम में असेट्स की डिटेल आती है और यहाँ पर लाइबिलिटीज की डिटेल आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर क्या दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000, 70,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। आप दिमाग लगाओ कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सी दो चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे सिंपल चीज़ तो ये, अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो एक तो इन्वॉल्वमेंट कैश की हो गई, दूसरी आप सोच लो। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश तो आया 70,000 रुपये। कौन लेके आया, ओनर। किस रूप में, कैपिटल के रूप में। तो कैपिटल बढ़ गई, कैश बढ़ा 70,000 का, कैपिटल बढ़ी 70,000 की। समझ में आई बात। न्यू इक्वेशन सेकंड से लिखना शुरू करते हैं, फर्स्ट के बाद नहीं लिखते, फर्स्ट तो खुद ही न्यू थी। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000 रुपये। 18,000 रुपये के उन्होंने उधार पर गुड्स खरीदे। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो देखिए आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक आया आपके यहाँ कितने का, 18,000 का। पैसा दिया क्या, नहीं, उधार पे खरीदा। उधार पर गुड्स परचेज करते तो वो हमारे क्रेडिटर बनते हैं, तो एक तो स्टॉक बढ़ेगा और एक क्रेडिटर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 18,000 से, और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे 18,000 से। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी न्यू इक्वेशन। कैश में 70,000 है, 18,000 का स्टॉक है, इक्वल टू 18,000 के क्रेडिटर्स प्लस 70,000 की कैपिटल। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फुल सेटलमेंट। 17,500 रुपये हमने दिए, लेकिन कह रहा है फुल सेटलमेंट, हिसाब पूरा खत्म हो गया। कैसे हो गया हिसाब खत्म, इसका मतलब हमने उसके साथ नेगोशिएशन कर लिया कि यार कोई बात नहीं, डिस्काउंट दे दो, आपको 18,000 रुपये देने थे, मुझे 17,500 में मान जाओ। और सामने वाला मान भी गया कि ठीक है कोई बात नहीं, हिसाब खत्म। आपने 17,500 देकर ही हिसाब खत्म कर दिया। देखिए अगर ऐसे लिखा होता पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 10,000 रुपये, आप ये मत सोचना 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, नहीं, आपको ये वर्ड देखना पड़ेगा क्या फुल सेटलमेंट लिखा है। भाई ऐसा तो हो ही सकता है कि मुझे किसी के 18,000 रुपये देने हैं, मैं एक बार में 18 ना दे के बाद धीरे धीरे करके दूंगा। मैंने अभी मेरे हाथ में 10 थे, मैंने 10 दे दिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना 8 के लिए उसने मना कर दिया कि कोई बात नहीं मत देना, नहीं, क्यों छोड़ेगा वो अपने 8,000। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया कि हिसाब पूरा खत्म। ठीक है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट। अब आप ध्यान से एक एक करके सोचो, आपके पास से कैश कितना गया, कैश तो 17,500 ही गया, मेरे पास से नगद जो गया वो तो 17,500 ही गया। लेकिन मेरे क्रेडिटर पूरे कितने खत्म हो जाएंगे, 18,000 के। अगर मैं 17,500 खत्म करूंगा
तो क्रेडिटर का बैलेंस आ जाएगा 500 रुपये का। इसका मतलब तो मुझे अभी भी देने हैं क्रेडिटर के 500 रुपये, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये कि आपने पूरा मान गए, ठीक है, सामने वाला क्रेडिटर मान गया है। तो अब 18,000 रुपये की चीज़ में आपको 17,500 ही देने पड़े, 500 का फ़ायदा मिल गया। फ़ायदा मिल गया तो आपका इनकम है कहाँ ऐड होएगी? कैपिटल में। तो कैपिटल में आप 500 रुपये को ऐड कर लोगे। समझ में आई बात? और आप देखिए इम्पैक्ट क्या डाला, लेफ्ट हैंड साइड पे 17,500, राइट हैंड साइड पे भी 17,500, ठीक है ना। इम्पैक्ट सेम आएगा दोनों तरफ। न्यू इक्वेशन, लास्ट न्यू इक्वेशन पे जो चेंजेस हुए हैं वो देखिए। लास्ट न्यू इक्वेशन में 70,000 कैश था, 17,500 इसमें से कम कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 52,500 प्लस 18,000 रुपये स्टॉक इक्वल टू 0 क्रेडिटर हो गए, ये आ गया 70,500 रुपये। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, 20,000 की मशीन परचेज करिए, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीन कितने की है? 20,000 की। तो क्या क्या हुआ? मशीन आई और कैश गया हमारे यहाँ से, तो 20,000 कैश कम हो जाएगा और मशीन बढ़ जाएगी। तो 20,000 रुपये मशीन बढ़ा लो। मशीन का एक नया कॉलम, मशीन भी एक असेट ही तो है, तो असेट बढ़ेंगे तो एक कॉलम खुल जाएगा असेट का। अब लास्ट न्यू इक्वेशन से देखिए, लास्ट न्यू इक्वेशन में कैश था 52,500, उसमें 20 और कम हो गया तो ये हो गया 32,500 प्लस 18,000 रुपये स्टॉक प्लस 20,000 रुपये मशीन इक्वल टू 0 प्लस 70,500 रुपये, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ₹2,000। मशीन को डेप्रीशिएट करना है 2,000 रुपये से, मशीन को डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीसिएशन क्या होता है? देखिए एक चैप्टर आएगा आपका क्लास 11th में ही, अकाउंट्स में, डेप्रीसिएशन। अभी हम एक बार थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं डेप्रीसिएशन का क्या होता है। डेप्रीसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू में गिरावट आना। किस वजह से? एक तो वियर एंड टियर की वजह से और पासेज ऑफ टाइम, मतलब आप जो उसको यूज़ कर रहे हो थोड़ा बहुत, उसकी वजह से डेप्रीशिएट होती है। और जैसे जैसे समय बीतता है उसकी वैल्यू कम होती रहती है असेट की। समझ में आया? डेप्रीसिएशन का मतलब है, आप एक बात बताइए, आपने कोई मशीन खरीदी 1,00,000 रुपये की, ठीक है। आप अगर उसको यूज़ भी नहीं करोगे और 6 महीने बाद आप किसी को वापस बेचना चाहोगे कि हमारे ये काम में ही नहीं आ पाई, आप खरीद लो, क्या ये उतने में ही बिक जाएगी जितने में आपने खरीदी थी? बिल्कुल नहीं। शोरूम से निकलने के बाद ही वो सेकंड हैंड हो गई, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू में गिरावट आना। अभी आप केवल इतना समझो। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन कितना गिवन है? अमाउंट ₹2,000, 2,000 रुपये की गिरावट आ गई। ये गिरावट आप किसी को पैसे नहीं दे के आते कि ये लो 2,000 रुपये, नहीं, आपके पास से कैश नहीं जा रहा, रखे रखे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो मशीन की वैल्यू कम हुई 2,000 रुपये से, तो एक तो मशीन में कम हो जाएगा, और क्योंकि ये नुकसान है किसी चीज, क्या नेचर है डेप्रीसिएशन का? क्या ये असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? ये एक एक्सपेंस है, हमारा नुकसान हो रहा है ना 2,000 रुपये से, तो 2,000 रुपये का नुकसान है तो कैपिटल में माइनस करेंगे, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन लिख दीजिए। लास्ट न्यू इक्वेशन में 32,500 था प्लस 18,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 0 प्लस 68,500, ठीक है। तो असेट साइड का टोटल देखिए, ग्रैंड टोटल करते हैं हम। असेट साइड का टोटल कितना हो गया? 36,000 प्लस 32,500, ये आ गया 68,500। असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मैच कर रहा है हमारा। ये नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? मैंने आप लोगों को पहली क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नहीं याद तो वो जाकर पहले उस क्लास को देख लेना, ठीक है। तो हम इस इंपॉर्टेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट समझते हैं। वहाँ पर मैंने आपको कहा था अक्रूअल बेसिस का मतलब है उस पीरियड से पर्टेन करने वाले सारे खर्चे और इनकम उसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगे, वेदर यू हैव पेड और नॉट, वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक।
12 महीने होते हैं इसमें, आपको पूरे 12 महीने के खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आप उसको रिसीव करो या मत करो, चाहे आप उसको पे करो या मत करो। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, आंख बंद करो, अगर आपने खर्चा कराए, पैसे दिए तो रिकॉर्ड करो, नहीं दिए तो जब दोगे तब रिकॉर्ड करना, ठीक है। और लेकिन कैश बेसिस इतना बेकार है कि अगर इस साल हमने सैलरी दी 10 महीने की और अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप 2 महीने की अगले साल ले लेना, तो इस साल बुक्स में दिखेगा 10 महीने का खर्चा, अगले साल बुक्स में दिखेगा 14 महीने का खर्चा। कैश बेसिस ये करवाता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, आपको पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हम अक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करते हैं। अब क्या क्या है, पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, देखिए इसको अक्रूड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस की ड्यू डेट आ गई बट हमने पे नहीं करा। जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एम्प्लॉयज़ ने काम कर दिया तो वो एलिजिबल हो गए सैलरी के लिए, बट हमने दी नहीं, ये क्या बन गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो खर्चा आप पे कर दो तो ठीक है, नहीं पे करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। और जैसे ही वो आउटस्टैंडिंग हुई तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गई, सामने वाले ने काम कर दिया, अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी को बोलते हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हमारी कि हमारे को अब उसका पैसा देना है, क्योंकि उसने काम कर दिया। 1 महीने दे देते तो ख़त्म हो जाती बात, नहीं दिया तो वो आउटस्टैंडिंग बन गया, मतलब लाइबिलिटी बन गया। क्या ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, देखिए एक तो लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, लाइबिलिटी में एक कॉलम खोलेंगे, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग, जो भी है सैलरी है, रेंट है, जो भी, उस नाम से लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। और क्योंकि ये खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस भी करेंगे। समझ में आया, देखिए फ़र्क समझो, अगर आप सैलरी पे कर दो तो क्या क्या होगा, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अगर आप पे ना करो तो कैपिटल में से तो अब भी माइनस होगा, लेकिन अब कैश में से माइनस नहीं होगा, अब लाइबिलिटी में ऐड होगा, ठीक है। कहने का मतलब आप दो या ना दो, खर्चा तो मान रहे हैं हम, कैपिटल में से तो माइनस कर ही रहे हैं, बट दे देते तो कैश में से माइनस होता, नहीं दिया तो लाइबिलिटी में ऐड कर दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट इसका उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जो आपने पे पहले ही कर दिए टाइम से, सामने वाले ने अभी सर्विस भी नहीं दी आपको, बट आपने पहले ही पे कर दिए। क्यों पे करें, क्योंकि आपने सामने वाले को आप ऑब्लाइज करना चाहते हो, आप सामने वाले को बांधना चाहते हो कि भाई, अब जैसे किराए पर बिल्डिंग दे रखी है, आपने कहीं से सुना शायद ये कोई नया कस्टमर ढूंढ रहे अपना बिल्डिंग देने के लिए, आपने पहले ही उसको अगले 3 महीने का रेंट दे दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है दे दो। इसका मतलब अब वो बंद गया कि अगले 3 महीने ये आपसे बिल्डिंग खाली नहीं करवा सकता। तो आपको कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आता है, वरना कौन अपने खर्चे, लोग टाइम से पे नहीं करते। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पहले पे कर दिया टाइम से, मतलब पेड बट नॉट ड्यू, ड्यू डेट भी नहीं आई बट पहले ही पे कर दिया। समझ में आई बात। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा दिख रहा है। फ़ायदा है तो इसका मतलब कोई रिसोर्स है, ये एड इन असेट। असेट में इसको एक कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक कॉलम खुल जाएगा असेट साइड में। और क्योंकि आप पे कर रहे हो, पेड है ना, तो कैश में से तो माइनस होगा ही। तो एक तो कैश में से माइनस और एक असेट में ऐड। समझ में आए दोनों आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकम की। जैसे हमने एक्सपेंस में करा ना, ऐसी पैरेलली इनकम में भी होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड वर्ड एक जैसे, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स हैं। कई बार आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ होता है, कई बार अक्रूड वर्ड यूज़ होता है। अक्रूड इनकम मतलब इनकम आपने अर्न कर ली लेकिन रिसीव होनी बाकी है। जैसे आपने किराए पर किसी को जगह दे रखी थी, उसने पूरे महीने यूज़ कर ली, इट मीन्स आपने अर्न कर ली, अब लीगली उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बट आप उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं थोड़े टाइम बाद दे दूंगा, तो ये क्या हो गया, अक्रूड इनकम। इनकम अर्नड बट स्टिल नॉट रिसीव्ड। क्या करेंगे इसको, अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक तो असेट में कॉलम खुलेगा अक्रूड इनकम के नाम से। जैसे डेटर है, डेटर क्या है कि पैसा आने वाला है, तो ये भी तो वही है कि पैसा आने वाला है। डेटर की तरह इसका भी एक नाम लिखेंगे हम, अक्रूड इनकम करके, ठीक है। असेट साइड पे एक हेड बन जाएगा। और क्योंकि ये हमारी इसी बार की इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगी। देखो, रेंट अगर रिसीव होता तो कैश में ऐड होता, कैपिटल में ऐड होता। ये रिसीव नहीं हुआ, ये बाद में रिसीव होगा, बट आपने अर्न कर लिया तो कैपिटल में तो ऐड होगा, लेकिन असेट साइड में कॉलम खुल जाएगा अक्रूड रेंट के नाम से।
समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम जल्दी रिसीव हो गई, ये इसका ऑपोजिट हो गया। अभी आपने अर्न भी नहीं करी, ठीक है, टाइम भी नहीं आया और उससे पहले ही सामने वाले ने पे कर दिया, अभी आपको सर्विस देना बाकी है। ये आपके सिर पे एक ऑब्लिगेशन है, फ़ायदा नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। किसी से इनकम जल्दी लेना ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, अगर कोई आपको 1 लाख रुपए एडवांस दे जाए, अभी आपने स्टॉक बनाकर तैयार भी नहीं करा और बाई चांस कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जैसे कोविड आ गया था, या आपके वर्कर से स्ट्राइक पे चले जाएं, या कोई और अनहोनी हो जाए, तो आप पैसे उसके वापस करने पड़ेंगे। वो ये थोड़ी पैसे छोड़ देगा अपने। तो जब तक आपने अभी काम करके नहीं दिया तब तक आपके लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। तो पैसे जल्दी मिलना एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में ऐड होएगा। और क्योंकि देखिए रिसीव हो रहे हैं, वर्ड आ गया रिसीव, तो पैसा मिल रहा है तो कैश में तो ऐड होगा ही। एक कैश में ऐड, एक लाइबिलिटी में ऐड। आई होप आपको ये इसके लॉजिक समझ में आए होंगे, मैंने कुछ भी आपको रटने के लिए नहीं कहा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर देखते हैं टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। पर्टिकुलर्स, ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कितने पॉइंट है इसमें, 5 है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन, पर्टिकुलर्स, assets is equal to liabilities plus capital। पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। एक तो कैश आया फर्म में, तो 50,000 रुपये कैश में ऐड हो जाएंगे असेट साइड में। और कौन लेके आया, ओनर, तो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे 50,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज पेड ₹2,000। सैलरी पे करी 2,000 रुपये की, सैलरी पेड ₹2,000। सैलरी, क्या नेचर है सैलरी का, क्या ये असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस है, खर्चे हैं हमारे, तो खर्चे आपने पे करे। एक तो पता चल रहा है पे करे, पैसा जा रहा है तो कैश में से माइनस होगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस होंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन, फर्स्ट के बाद भी बनती, सेकंड से न्यू इक्वेशन बनती है। 50,000 में से 2,000 गए, 48,000 इक्वल टू, ठीक है, 0 प्लस 48,000। थर्ड पॉइंट देखिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये के। अब वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस ड्यू हो गए बट हमने पे नहीं करे तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। एक्सपेंस तो है बट ये कैपिटल में से माइनस होगा, लाइबिलिटी में कॉलम खुलेगा किस नाम से, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200, लाइबिलिटी में कॉलम खोलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 200 रुपये का, और कैपिटल में से माइनस कर दीजिए 200 रुपये। ठीक है, न्यू इक्वेशन आ जाएगी, 48,000, कोई चेंज नहीं हुआ ना कैश में, तो इक्वल टू 200 प्लस 47,800। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। वही बात, ड्यू हो गया बट पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग ही है, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का है, 100 रुपये का। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹100। क्या करेंगे, एक कॉलम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ आ जाएगा 100 और कैपिटल में से माइनस होंगे 100 रुपीज़, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, न्यू इक्वेशन। आपको बात समझ में आ रही है ना, कोई भी एक्सपेंस आपने पे नहीं करा तो वो लाइबिलिटी की फॉर्म ले लेगा, पे कर देते तो कैश में से माइनस हो जाता, सिंपल बात है। तो लास्ट न्यू इक्वेशन में था 48,000, कोई चेंज नहीं है, इक्वल टू 200 प्लस 100 प्लस, अब कैपिटल हो गई हमारी 47,700 की। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं,
कहते हैं रेंट पेड इन एडवांस ₹150, जल्दी पे कर दिया। प्रीपेड रेंट कितना 150 पे कर दिया, तो कैश में से कम कर लो, पैसे तो जा ही रहे हैं ना। अब जल्दी पे करा क्योंकि आपको कोई फायदा दिख रहा होगा, जल्दी पे करना एक असेट में, ठीक है, असेट होता है और यहां पर एक कॉलम खुलेगा किस नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से। असेट साइड पे कॉलम खोल लो प्रीपेड रेंट के नाम से 150। हम क्यों किसी को खर्चा जल्दी पे करेंगे, हमारे फायदे के लिए ही पे करेंगे, ठीक है। लोग टाइम पे पे नहीं करते, यहाँ पर हम जल्दी पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ही कोई फायदा दिख रहा है, तो असेट है ये, ठीक है। 48,000 में से 150 गए तो 47,850 ये हो गया, प्लस 150 इक्वल टू 200 प्लस 100 प्लस 47,700। अगर हम इसका ग्रैंड टोटल करें, ठीक है, तो ग्रैंड टोटल में असेट साइड में कितना आ रहा है 48,000 इक्वल टू लाइबिलिटी है 300 की प्लस 47,700। कई लोग ग्रैंड टोटल में सामने लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जोड़ के भी लिख देते हैं कि 48,000 इक्वल टू 48,000, ठीक है, इक्वल है ये भी, ठीक है, ये भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आप लोग अपनी टीएस ग्रेवाल का। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सीधा बनाना शुरू करते हैं, फिर साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन 12। कोई नहीं, कोई पॉइंट समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। पर्टिकुलर्स असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट, अब मैं एक काम करूं, वीडियो भी इससे छोटी होगी, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स में वो पूरा नाम, पूरी जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं लिख रहा, इससे क्लास का टाइम वेस्ट होएगा, आप लोग समझ तो गए हो। अच्छा ऐसा नहीं है बिल्कुल कॉपी करना होता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000 रुपए, कहाँ कहाँ जाएगा, कैश आया एक तो 50,000 रुपए का, कौन लेके आया, ओनर, कैपिटल के रूप में, तो 50,000 रुपए कैपिटल हो गई, समझ में आई बात। सेकंड पॉइंट, पेड इनटू बैंक ₹10,000 रुपए, 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। क्या जमा करवाया, कैश ही तो जमा करवाया ना, तो कैश 10,000 से कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया कितने से, 10,000 रुपए से। न्यू इक्वेशन बना लीजिए, कैश कितना हो गया 40,000 प्लस बैंक कितना है 10,000 इक्वल टू लाइबिलिटी 0, कैपिटल है 50,000 की। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। गुड्स खरीदे इन्होंने कैश में 20 के और क्रेडिट में 30 के, मतलब टोटल कितने खरीदे, 50,000 रुपए के स्टॉक खरीदा। तो ये तो पता है कि स्टॉक कितने का आ गया 50,000 का, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया, ये तो समझ में आया। अब कैश में कितनी पेमेंट करी 20,000 ही, तो कैश में से तो केवल कम हुए 20,000, बाकी कैसे खरीदा, फिर बाकी की उधारी करी, उधार पर गुड्स खरीदते हम तो क्रेडिटर बनते हैं, तो लाइबिलिटी में कॉलम खुलेगा किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से 30,000, ठीक है। अब क्वेश्चंस का लेवल एडवांस होता चला जाएगा, और कुछ एडवांस नहीं, वैसे तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा, इजी है। न्यू इक्वेशन, लास्ट न्यू इक्वेशन में देखिए कितने चेंजेस हुए, 40 माइनस 20, 20 हो गया, प्लस 10,000 प्लस 50,000 स्टॉक इक्वल टू 30,000 प्लस 50,000। फोर्थ पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000, 30,000 के गुड्स इसने 40,000 में बेच दिए, 30,000 के गुड्स 40 में बेचे कैश में, ठीक है।
तो स्टॉक कितने का कम हुआ? स्टॉक कम हुआ 30,000 का। कैश कितना आया? 40,000। कितने का फायदा हुआ? 10,000। कैपिटल में ऐड कर दो, है ना। कोई भी फायदा हो कैपिटल में ऐड, कोई भी नुकसान हो कैपिटल में से माइनस। न्यू इक्वेशन। 20 में 40 ऐड करें 60,000 ये हो गया, प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 60,000। फिफ्थ पॉइंट, रेंट पे करा 500 रुपए का। रेंट एक एक्सपेंस है, खर्चा, तो रेंट पे करा, ठीक है। कितने का था? 500 रुपए का ना, 500 का। तो कैश में से माइनस, और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस, ठीक है। न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया? 59,500 प्लस 10,000 बैंक बैलेंस, 20,000 स्टॉक इक्वल टू 30,000 प्लस 59,500। 6 पॉइंट पर चलते हैं। कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू हो गया बट पे नहीं करा, तो लाइबिलिटी बन गई ₹100 का, ठीक है। तो ₹100 की एक लाइबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, एक कॉलम खुलेगा लाइबिलिटी में, और ₹100 क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस भी होंगे। न्यू इक्वेशन। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400। 7th पॉइंट देखिए, कहते हैं बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹5,000। 5,000 का क्रेडिट पर फर्नीचर खरीदा इन्होंने। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आप लोगों को पहली क्लास में जो क्रेडिटर्स की डेफिनेशन बताई थी उसमें क्या कहा था? गुड्स उधारी पर खरीदे वो कहलाते हैं क्रेडिटर। एक तरीके के हैं तो ये भी क्रेडिटर, बट इनसे खरीदा क्या है? फर्नीचर। तो कुछ तो अलग डिफरेंशिएट करें कि कौन से क्रेडिटर गुड्स वाले हैं और कौन से फर्नीचर वाले हैं। इसके लिए हम इसको क्रेडिटर में ना ऐड करके एक कॉलम खोलते हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर करके, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर करके एक कॉलम खोलेंगे अलग से। तो 5,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं। अच्छा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर एक असेट है, तो यहां पर फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर, ठीक है। असेट में 5,000 रुपए का, और लाइबिलिटी आ जाएगी 5,000 रुपए की, ठीक है। अमाउंट 5,000 रुपीज ही था, 5,000 रुपए का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फर्नीचर आया तो असेट में ऐड, बट ये उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर करके लाइबिलिटी में एक कॉलम बना लिया हमने। न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 59,400। 8th पॉइंट, बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, सॉरी फर्नीचर नहीं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फ्रिज खरीदी है पर्सनल यूज के लिए 5,000। देखिए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर, ज्वेलरी, कार, जो मर्जी बोले, जब साथ में पर्सनल यूज आ गया तो एक बार अगर आपने ड्राइंग्स करी, पर्सनल यूज मतलब पैसे यहां से फर्म से निकाले, उसके बाद आप घर के लिए क्या खरीद रहे हो, फर्म को क्या मतलब। आप एसी खरीदो, रेफ्रिजरेटर खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, जो मर्जी खरीदो, फर्म को तो ये पता है कि आपने पर्सनल पर्पस के लिए 5,000 रुपए निकाले, बस। खरीदो कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 5,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए निकाले, फर्म में से कैश गया, और किसने निकाले? ओनर ने, तो उसकी कैपिटल कम हो गई 5,000 रुपए की, ठीक है। तो 5,000 रुपए कैश कम हुआ और 5,000 रुपए कैपिटल कम हो गई। न्यू इक्वेशन। तो 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू
30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस ये आ जाएगा 54,400 रुपीज का। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, 9th पॉइंट। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। मोटरसाइकिल खरीदी कैश में 20,000 रुपए की। एक तो कैश गया और क्या आई बदले में? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल क्या है? एक असेट है। ठीक है, तो हम लोग असेट साइड पे कॉलम बनाएंगे, प्लस में एम करके लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, आप पूरा लिखना प्लस मोटरसाइकिल। ठीक है, 50,000 की मोटरसाइकिल है ना, नहीं 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, तो कैश जा रहा है 20,000 रुपए का और मोटरसाइकिल आ रही है। कई लोगों को ना दिक्कत होती है कि ये एक्सपेंस है या असेट है। कोई चीज़ अगर हम पे कर रहे हैं, देखिए जैसे अगर आप बिजली का बिल पे कर रहे हो, ठीक है, सैलरी पे कर रहे हो, तो सामने वाला सर्विस दे रहा है, बदले में आप उसको सैलरी दे रहे हो। ठीक है, बिजली आ रही है उसका कर देगा, तो खर्चे ठीक है साथ साथ सर्विस होती रहती है, उसके बदले में आपको खर्चा करना होता है। लेकिन असेट क्या होता है? एक बार खरीद ली, असेट एक रिसोर्स होता है जिसका फायदा आपको बाद में भी मिलता है। आपने एसी खरीदा और बिजली का बिल पे करा, दोनों में फर्क है ना। एसी एक बार खरीद लिया चलता रहेगा, बिजली का बिल पे करा तो बस उसी महीने का पे करा ना, अगले महीने से फिर नया बिजली का बिल आएगा। ठीक है, बाकी तो आप जब आगे और क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको समझ में आएंगे, कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 54,400। ग्रैंड टोटल कर लेते हैं इसका। असेट साइड का टोटल क्या आ रहा है? 34,500 प्लस 35 और मतलब 55,000 और ऐड करते, मतलब ये आ गया 89,500 इक्वल टू, ये तीनों लाइबिलिटी है, 35,100 रुपीज की लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है 54,400। करके देख लीजिए, वैसे 3500 प्लस 54,400 89,500 मतलब मैच कर रहा है। आई बात समझ में? मैंने आपको कहा ना इसका टोटल भी लिख सकते हो आप यहाँ पर 89,500, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं ग्रैंड टोटल, वरना ऐसे भी लिख सकते हो असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस कर देखे टीएस ग्रेवाल में से। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।